उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 117 लोगों की अब तक मौत होने की जानकारी मिल रही है। वहीं मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है और ऐसे में मृतकों की यह संख्या बढ़ सकती है। हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में यह हादसा हुआ मंगलवार दोपहर को करीब 1 बजे और इस हादसे के बाद अस्पतालों में हालात भयावह हो गए। लाशों के ढेर लग गए। घायलों को बस और टेम्पो में भर करके सिकंदराव सीएससी और एटा जिला अस्पताल, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सीएससी के बाहर शव जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। वहीं हाथरस में हुए इस दर्दनाक हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख प्रकट किया है और कार्रवाई की बात की है। तो हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ में भरतपुर की महिला और उसकी बेटी भी घायल हुई हैं। भरतपुर से करीब 800 की संख्या में लोग इस सत्संग में शामिल होने के लिए गए थे। ये तमाम गरीब तबके के लोग बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भरतपुर के विजयनगर कॉलोनी कुमार देवपुरा गांव से बस भर करके गई थी लोगों की और अब सब लोग ये रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी लोग अपनी छोटी गाड़ियों से हाथरस पहुंचे थे। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों ने जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। भरतपुर के मलाह गांव की रहने वाली रानी अपनी बेटी के साथ इस सत्संग में शामिल होने के लिए गई थी, जहां पर वो भगदड़ के दौरान घायल हुई हैं। फिलहाल वे अपने रिश्तेदारों के यहां पर ठहरी हुई हैं। जानकारी यह भी है कि लोग भरतपुर से हाथरस पहुंचे और अपने आसपास के रहने वाले रिश्तेदारों के साथ पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। शहर के विजयनगर कॉलोनी, दयोपुरा, जसवंत नगर, मल्हा आदि गांव से लोग इस सत्संग में शामिल होने के लिए गए थे, जो अब दुखी हैं। तो हाथरस की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। लगातार मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं यह भी आशंका जताई जा रही है कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनमें इलाज जारी है। तो वहीं खींवसर के चरड़ा गांव में तालाब में डूबने से एक विवाहिता समेत उसकी 2 मासूम बच्चियों की मौत हुई है। सूचना मिलने पर भावंडा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। तीनों के शवों को बाहर निकलवा करके खींवसर की राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतका के पीहर पक्ष ने लीला के पति पर मारपीट करने, उसे प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह में महिला अपनी दोनों बेटियों के साथ तालाब में कूद गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना भावंडा में चरड़ा गांव पड़ता है। वहाँ एक विवाहिता और उसकी 2 बच्चियों के गांव में जो तालाब बना हुआ है उसमें से डेड बॉडी बराबर हुई। परिजनों की तरफ से लड़की के जो पीर पक्ष है उनकी तरफ से FIR भी है। प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया गया। अलवर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर हेड कांस्टेबल बुरारीलाल मीणा और साथी दलाल मंगल खां को 40,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हेड कांस्टेबल लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाने में तैनात है। दरअसल हेड कांस्टेबल ने पीड़ित हसन मोहम्मद से मुकदमे दर्ज करने के दौरान नाम निष्कासन के एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड की थी और दलाल मंगल खां ने 40,000 रुपए में यह सौदा तय करवाया था। जालूकी रोड पर एक सीमेंट की दुकान में पीड़ित ने से 40,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। तभी एसीबी ने हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं दलाल मंगल खां को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हसन मोहम्मद द्वारा एसीबी कार्यालय अलवर में दिनांक 28/6/2024 को उपस्थित होकर ऐसी शिकायत थाना लक्ष्मणगढ़ के हेड कांस्टेबल मुरारीलाल के विरुद्ध दी गई, जिसमें परिवादी द्वारा दर्ज कराया गया कि मुझसे व मेरे परिवार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आईओ श्री मुरारीलाल हेड कांस्टेबल PS लक्ष्मणगढ़ 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जिसका टीम के द्वारा सत्यापन करवाया गया। दौरान सत्यापन आरोपी श्री मुरारीलाल व उनके साथी दलाल श्री मंगल खान द्वारा परिवादी से 1 लाख रुपए रिश्वत के 6 लोगों के नाम निकालने के मंत्री सुमित गोदारा ने भजनलाल शर्मा को पर्ची वाले सीएम बताने पर गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पर्ची सीएम तो अशोक गहलोत थे। 1998 में परशुराम मदेरणा को सीएम बनाया जा रहा था, लेकिन अचानक पर्ची लेकर अशोक गहलोत आ गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है।
कौन सी पर्ची की सरकार? जनता में चुने हुए विधायक है। पर्ची के तो आए थे अशोक गहलोत 98 में, जब जो वो विधायक ही नहीं थे, पर्ची से तो वो आए थे। डोटासरा जी को ज्ञान दो, डोटासरा जी की याददाश्त कमजोर है, वो भूल जाते हैं बात। उनसे पूछो कि पर्ची के कौन आए थे? अशोक गहलोत पर्ची से आए थे। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस में विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 5 सीटों में होने वाले उपचुनाव में झुंझुनू विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट से विधायक बृजेंद्र ओला के सांसद चुने जाने के बाद यहां पर अब उपचुनाव होंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अपने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस ने सांसद बृजेंद्र ओला, विधायक मनोज मेघवाल, झुंझुनू जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा, झुंझुनू कांग्रेस के प्रभारी राम सिंह कसवा को प्रभारी नियुक्त किया। तो वहीं बीजेपी ने मंत्री अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, विधायक गोवर्धन वर्मा और प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी को प्रभारी बनाया। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर से भाजपा पुराने करिश्मे को दोहराने को लेकर प्रयास करेगी। तो वहीं कांग्रेस के लिए अपनी परंपरागत सीट को बचाने की बड़ी चुनौती होगी। के बाद अब विधानसभा उपचुनाव को लेकर रण की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोनों ही दलों ने अपनी अपनी जो प्रभारियों की कमेटी है उसकी घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने जो घोषणा की है उसमें सांसद बृजेंद्र ओला, जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा और विधायक मनोज मेघवाल के साथ झुंझुनू प्रभारी राम सिंह कसवा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं भाजपा की ओर से भी प्रभारियों की एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के लिए 4 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इनमें मंत्री अविनाश गहलोत और सुमित गोदारा हैं, उनके साथ जो विधायक गोवर्धन वर्मा है, उनके साथ प्रदेश महामंत्री हैं श्रवण सिंह बगड़ी, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही गत दिनों झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर जयपुर में एक बैठक का आयोजन भाजपा की ओर से किया गया। इस बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे और उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया। इस मंथन में शक्ति केंद्रों और उस पर जो बूथ मंडल है उन पर प्रभावी संगठन को लेकर चर्चा हुई और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनका बूथ और मंडलों में प्रवास को लेकर कार्यक्रम तय किया गया है। अब आने वाले दिनों में उपचुनाव को लेकर यहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। तो वहीं विधानसभा में सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत अन्य पार्टियों के नेता इसमें शामिल हुए। एक तरफ सदन को सुचारू रूप से चलाने, सार्थक मुद्दों पर चर्चा करने समेत प्रश्नकाल और शून्यकाल में उठाने वाले मामलों पर सार्थक बहस की पहल की गई है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि लोकसभा की तर्ज पर सदन में बैठक के दौरान लंच ब्रेक को लेकर सहमति बनी, जिसमें शून्यकाल के बाद 1 घंटे का ब्रेक होगा। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार लंच ब्रेक की परिपाटी शुरू होगी, लेकिन पहली और दूसरी विधानसभा के समय लंच ब्रेक तो नहीं होता था, लेकिन एक ही दिन में दो बार सदन की बैठक होती थी। लंच ब्रेक होना चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा की गई, क्योंकि बीच में जैसे ही 0 ओवर ख़त्म होता है तो सारे सदस्य एक बार उठ के बाहर जाते हैं। कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई चाय को जा रहा है, कोई खाने को जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में भी लंच ब्रेक रहता है। तो इस तर्ज पे लंच ब्रेक करने की बात है। पर्ची सिस्टम जो नया शुरू किया है उस पर हमने कहा है कि पर्ची तभी सार्थक है जब पर्ची के ऊपर चर्चा कराई जाए, संबंधित मंत्री उसका जवाब दे। ये बात वहाँ पे तय हुई है। और साथ ही साथ मैंने अपनी तरफ से ये बात भी रखी है कि जब नेता प्रतिपक्ष पे झूठा मुकदमा दर्ज हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे झूठा मुकदमा दर्ज हो रहा है कोटा के अंदर, और सबके सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सर्वदलीय बैठक का आयोजन लोकसभा में केंद्रीय सरकार तो करती थी, राजस्थान में ऐसा कभी होता नहीं था, लेकिन नई परंपरा चालू की है और उसी परंपरा के सिलसिले में आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आए उसमें और पूरे समय बैठे। काफ़ी मुद्दों पर चर्चा हुई, आगे सदन कैसे चलाना है, क्या क्या मुद्दे लेने चाहिए, क्या नवाचार और किए जा सकते हैं, उस सारे बारे में चर्चा हुई। खुले मन से सबने चर्चा में भाग लिया। सर्वदलीय बैठक में जो प्रमुख एजेंडा जो अध्यक्ष जी का था कि भाई सब लोग मिलकर के जनता के जो मुद्दे हैं उन पर व्यापक विचार विमर्श हो, बहस हो और एक औचित्यपूर्ण बहस हो। तो उन्होंने सभी दलों से एक कॉपरेशन सीख किया कि अच्छा सदन चले, सभी को पर्याप्त समय मिले।
वहीं विधानसभा सत्र से पहले देर शाम को बीजेपी विधायक दल की सीएमआर में बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को लेकर के खुशी प्रकट की गई। मीटिंग में सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देने की रणनीति को लेकर लंबी चर्चा हुई। जो है विपक्ष बहुत आक्रामक है और सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की पूरी उनकी तैयारी है, तो ऐसे में किस तरह से सत्ता पक्ष का रुख रहने वाला है? किस बात पे आक्रामक है? उनके नेता जो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, जिस तरह उनके विपक्ष के आप नेता टीकाराम जी जूली बोलते हैं, या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, क्या उनके पास कोई बोलने का कोई विषय नहीं? क्या बात करें? आप पिछले 6 महीने में इस सरकार ने आप देखिए कि 5 करोड़ की सड़कें प्रत्येक विधायक को दी, प्रत्येक विधायक को स्वास्थ्य केंद्र के भवन दिए, स्कूल में कक्षा कक्ष दिए। ऐसे काम जो कभी नहीं हुए पिछले 6 माह में हुए। विकास के जो काम अब आप देखिए आने वाले समय में कितने शानदार कार्य होंगे कि जनता वास्तव में प्रशंसा कर रही है सरकार की, और कांग्रेस बोलने लायक कुछ है ही नहीं। कांग्रेस तो इसमें ही खुश है कि वो 99 तक पहुंची, उसको इस चीज में खुशी है। जबकि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार, और राजस्थान विकसित प्रदेश में भारत में अग्रणी स्थान पर आगे इस माननीय भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में होगा। पानी बिजली पर विपक्ष आपको घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। बिजली इस बार गुल रही है और पानी के लिए कहा जा रहा है कि पानी का जो संकट है उसने बहुत जनता को तंग किया है, त्राई माम के हालात रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह जवाब देंगे आप? देखिए, पानी बिजली में सरकार ने पूरा प्रयास किया, और आप भी जानते हैं कि इस बार पिछले 3 माह में बिल्कुल बरसात नहीं हुई। नहीं तो हर बार हम देखते हैं कि हर महीने 1-2 बरसातें हो जाती थी, पर इस बार एक भी बरसात नहीं हुई। पर सरकार ने पूरा प्रयास किया, और जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2 साल के अंदर राजस्थान में बिजली जाना बिल्कुल एक गायब वाली बात हो जाएगी। बिजली कभी नहीं जाएगी, और किसान को 6 घंटे दिन में पूरी निर्बाध बिजली। तो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही कल से शुरू होने जा रही है। आगामी 8 महीनों का बजट इसमें पारित करवाया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। इस बार हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ इनको घेरेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। 100 दिन की कार्य योजना क्या थी मुख्यमंत्री जी की, वो भी इनको बतानी पड़ेगी। राजस्थान की विधानसभा में हम सब लोग इनकी बोलती बंद करेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। विपक्ष के ये तेवर बता रहे हैं कि बुधवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा का दूसरा सत्र हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष के बयानों से साफ लग रहा है कि राजस्थान की जनता से जुड़े मुद्दों के अलावा रोजगार, पेपर लीक और नए जिलों के गठन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। लोकसभा चुनाव में मिले अपार जन समर्थन के बाद कांग्रेस के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इस बार विधानसभा सत्र में कांग्रेस जहां सत्ता पक्ष की कमजोरियों को मुद्दा बनाएगी, वहीं विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करने और 7 महीने के कामकाज को लेकर भी विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ हंगामा बरपा सकता है। विधानसभा सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष पूर्णकालिक बजट पेश करने की तैयारी में है, वहीं नेता प्रतिपक्ष जोर शोर से अपनी बात विधानसभा में उठाने को तैयार है। विपक्ष का साफ कहना है कि सरकार से उसके कामों का हिसाब लिया जाएगा। लास्ट बजट में इन लोगों ने क्या घोषणा की थी, उस पे क्या काम किया, वो भी लोगों को बताना पड़ेगा। और यही नहीं, जो बेरोजगार युवा हैं, पेपर लीक की समस्या से जो परेशान है, पेपर लीक पे बहुत बड़े बड़े भाषण देते थे, उस पे कोई चर्चा करने को ये लोग तैयार नहीं है, एक शब्द ये नहीं बोल रहे। मुख्यमंत्री जी हवाई यात्राओं में मस्त है, मंत्रिमंडल को ऐसा लगता है जैसे कोई जानकारी नहीं है। ये यूं ही निकल जाएंगे, इनके समय निकल जाएंगे। और ERCP वो गजेंद्र सिंह जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं ला के रहूंगा MOU, वो MOU अब विधानसभा में देखेंगे हम कि अब MOU वाली सरकार हो, औचक निरीक्षण वाली सरकार हो, है ना, जांचे वो फैसलों को दोबारा देख रहे हैं, सबको ये कर रहे हैं, एकल पट्टे में दोबारा कमेटी बना रहे हैं, जिलों का पुनर्सीमांकन वो क्या कर रहे हैं, पुनर्समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के लिए बैठाया था क्या? यहाँ समीक्षा तो होली। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष ने भी विधायक दल की बैठक में एकजुट होकर विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बना ली है। मगर सरकार के पास भी गिराने के लिए बहुत कुछ है। बहुत कम समय में सरकार ने जो काम किया है, तो उसके दम पर बीजेपी सरकार विपक्ष पर हमलावर रुख अख्तियार करेगी, ताकि उसे बैकफुट पर जाने का कोई मौका ही ना मिले। सदन में फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्ष के हमलों को रोकने और उनके जवाब देने के लिए
मंत्रियों समेत वरिष्ठ विधायकों को कमान सौंपी गई। सत्ता पक्ष के विधायकों को सदन में रहने के लिए कहा गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार सदन में सार्थक बहस के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं ये अपेक्षा करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ और मुझे विश्वास ही है मेरे प्रतिपक्ष के सभी साथियों पर कि वो सिर्फ व्यवधान करने के लिए नहीं, जनता में हित के मुद्दे उठाएंगे, तथ्यों के साथ मुद्दे उठाएंगे, सरकार का ध्यान दिलाएंगे और सरकार उनके द्वारा उठाए गए सभी तथ्यों का दृढ़ता से जवाब देगी, सकारात्मक जवाब देगी, तथ्यों के आधार पर जवाब देगी। सत्ता पक्ष ईआरसीपी के प्रोजेक्ट की मंजूरी, यमुना जल समझौता, पेपर लीक में शिकंजा कसने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स, पुलिस भर्ती में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 33% किए जाने समेत कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरेगा। सदन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ में होगी। 12 बजे शून्यकाल होगा, जिसमें स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, लोक महत्व के मामले पर्ची के माध्यम से मुद्दे उठाए जाएंगे। 6 माह पूर्व सत्ता गंवाकर विपक्ष में बैठने वाली कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद काफी उत्साहित है, जिसका सीधा असर सदन में देखने को मिलेगा। तो उधर सत्ता पक्ष की ओर से पूरे विकास का रोड मैप राजस्थान का बजट के जरिए सदन में रखा जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी होगी, जिसको रोकने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के पास में होगी। लेकिन इन सब के बीच उम्मीद ये की जानी चाहिए कि प्रदेश के समस्याओं के समाधान के लिए सदन में चर्चा हो। मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी बाबूलाल दायल और राकेश शर्मा के साथ में कैमरा पर्सन शेर सिंह, सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं राजधानी जयपुर से खबर, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। चंबल के डकैत जगन गुर्जर को हिरासत में लिया। पूरा केस अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से रैकेट चलाने से जुड़ा है। रिपोर्ट देखिए। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से एक्सटॉर्शन कर रंगदारी वसूलने वाली गैंग पर जयपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस रैकेट में शामिल 9 हार्डकोर बदमाशों को पश्चिम जिले की वैशाली नगर और चित्रकूट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद गैंग के हार्डकोर बदमाशों से ताल्लुक रखने वाले धौलपुर के 10 डकैत जगन गुर्जर को भी पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस की गिरफ्त में जगन गुर्जर से गैंग के सदस्य विक्रम गुर्जर की नजदीकियां सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने निगरानी रखी तो सामने आया कि डकैत जगन गुर्जर इन बदमाशों को अवैध रूप से हथियार दे रहा था। जगन को अजमेर से डिटेन करके हम लेके आए हैं। ये विक्रम गुर्जर के लगातार संपर्क में था, तो विक्रम से लगातार जब से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में विक्रम गया तब से लगातार संपर्क बनाए हुए था अलग अलग माध्यमों से, और उसी के माध्यम से हथियार सप्लाई करके इस षड्यंत्र में लगातार सहयोग कर रहा है। बता दें कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बैठकर ये बदमाश शेखावाटी अंचल के प्रॉपर्टी और माइनिंग से जुड़े कारोबारियों को टारगेट पर लेकर रंगदारी के लिए धमकियां दे रहा था। साथ ही कई और भी प्लानिंग रच रहा था, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और उसे पकड़ लिया। पिछले करीब 1 साल से तो अभी तक हमारे पूछताछ में सामने आ गया कि जब ये दोनों आपस में किन्हीं माध्यमों से आपस में संपर्क में थे। हथियारों की सप्लाई आरंभिक तौर पे अभी पूछताछ में सामने आ रहा है कि संभवतः एमपी से की गई है, जिसमें अभी उसको प्रमाणित होना और उसमें अनुसंधान किया जाना बाकी है। फिलहाल डकैत जगन गुर्जर से पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद जो सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। एसओजी ने फरार चल रहे 3 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 75,000 के इनामी ओम प्रकाश ढाका को अरेस्ट किया गया, 50,000 की इनामी शमी को गिरफ्तार किया गया और 25,000 के इनामी सुनील बेनीवाल को भी पकड़ा गया। गैंग के सरगना यूनिक भामू का हैंडलर सुनील बेनीवाल अब एसओजी की गिरफ्त में है। ट्रेनी एसआई राजेश्वरी को पेपर उपलब्ध करवाया था। एसओजी के हत्थे छोड़ी है शम्मी
और सरकारी टीचर ट्रेनी एसआई मंजू को परीक्षा से पहले पेपर पढ़ाया था। बहरहाल एसओजी की तरफ से ज्यादा जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी जाएगी। इनसे पूछताछ जारी है। लंबे समय से एसओजी को इनकी तलाश थी। आखिरकार प्रदेश के पेपर लीक प्रकरणों में संलिप्त ये मास्टरमाइंड एक एक करके पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। तो वहीं जयपुर पुलिस ने स्मार्टफोन के लॉक तोड़ने के साथ उनके IMEI नंबर को बदलने वाली गैंग को पकड़ लिया है। पूछताछ में सामने आया कि ये उन फोन के नंबर को क्रैक करते थे जो ग्राहक किस्त पर फोन लेते थे। पुलिस ने रायसर प्लाजा में कार्रवाई की। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर के डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरे मामले का खुलासा किया। सामने आया कि ये लोग कबाड़ और एक्सचेंज वाले फोन से सारा डेटा चुरा लेते थे। तो 100 से ज्यादा फोनों का इन्होंने IMEI चेंज कर दिया। पुलिस ने एक ऐसे बदमाश गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि मोबाइल के IMEI नंबर को क्रैक करते हैं, उनको बदलते हैं, उसके बाद में बेचान करते हैं। इस गैंग का खुलासा किया डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने। हम बात करेंगे मैम, ये जो गैंग है वो किस तरीके से पकड़ में आया, दुकानदार किस तरीके से IMEI नंबर को क्रैक करते थे? देखिए, बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें बढ़ रही थी। तो जब हमने इसको थोड़ा सा गहराई से सोचा तो हमें ये लगा कि ये जो मोबाइल स्नैचिंग हो रही है तो इसका प्रयोग तो हो रहा है, तो इनके IMEI तो हम यहाँ से ऑफिस से भी और थानों से भी हम इनके ट्रेस करते हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप यही था कि ये अपने IMEI चेंज करके इनको प्रयोग में ले रहे हैं। तो फिर हमने इसमें थोड़ा सा अपने एरिया में कहाँ पे ये मोबाइल शॉप्स हैं और कहाँ इनके द्वारा इस तरह का मोबाइल रिपेयरिंग या सर्विस शॉप्स हैं, तो वहाँ पे हमने थोड़ी रेकी करवाई, कुछ अपना इंटेलिजेंस गैदर किया और कुछ दुकानों को हमने इस प्लाजा में हमने कुछ दुकानों को चिन्हित किया। और चिन्हित करने के बाद हमने उनके कंप्यूटर, CPU, उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो उनके कंप्यूटर में अपलोड थे उनको हमने चेक किया। तो हमें करीबन ऐसे 100 उनके, चूँकि पहले का डेटा तो वो डिलीट कर देते हैं, लेकिन जो उनकी हिस्ट्री में जाके जितना हम निकाल पाए तो उसमें कम से कम 100 ऐसे हमें मोबाइल फ़ोन्स के बारे में पता चला जिनकी IMEI इनके द्वारा चेंज की गई है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से RIL कैंपस में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। नवी मुंबई के रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में आयोजन किया गया, जहां पर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद उन्होंने दिया। इस दौरान नीता अंबानी ने कहा कि आज नवविवाहित जोड़ियों को देखकर बहुत ही आनंद हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं एक माँ हूं और माँ को जितनी खुशी होती है अपने बच्चों की शादी देखकर, वही आनंद आज मुझे हो रहा है। नव विवाहित जोड़ियों को देखकर, ये सब नव विवाहित जोड़ियों को देखकर बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं एक माँ हूँ और माँ को जितनी खुशी होती है अपने बच्चों की शादी देखकर, वही आनंद आज मुझे आ रहा है। ये सब लोग को मेरा खूब सारा आशीर्वाद। अभी आज से हमारे बच्चे अनंत और राधिका के शुभ लग्न की सब उत्सवें शुरू हो रहे हैं और ये शुभ कार्य करने के लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ। और बस ये बच्चों को सबको देखकर खूब आनंद हो रहा है। अब उनका जीवन सुखमय हो, यही इच्छा है
भगवान से यही प्रार्थना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। गुड नाइट राजस्थान। नमस्कार।